हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीमा हैदर की अब खुलेगी पोल। पाकिस्तान आर्मी में शामिल उसके भाई की तस्वीर आ गई सामने। जी हाँ दोस्तों, अब खुलने वाले हैं ये कई सारे राज, बताएंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, जन्म के समय में ही पाकिस्तान में या कहीं भी बन जाते हैं आईडी कार्ड, लेकिन सीमा हैदर ने पिछले साल ही क्यों बनवाया दोस्तों? यूपी एटीएस ने दागे तगड़े वाले सवाल फंसती दिखाई दी है सीमा हैदर। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, जहां सिंध में हिंदुओं पर इतना ज्यादा दबाव डाला गया है पाकिस्तानी डकैतों के द्वारा कि सिंध के मंत्री ने सीमा हैदर पर धमकी देने वाले डाकुओं से लगा दी है ये गुहार। बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको। साथ ही साथ बताएंगे जहां अचानक उत्तर कोरिया में भागकर घुसा अमेरिकी सैनिक किम जोंग, उनके सेना ने उसको पकड़ लिया दोस्तों, जिसके बाद मच गया बवाल। क्या जो बाइडेन उसको बचा पाएंगे या फिर उसका अब क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ। साथ ही साथ अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, सरकारी बैंकों पर मंडराने लगा है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का खतरा, जल्द हो जाएंगे प्राइवेट। बताएंगे वो कौन कौन से बैंक हैं। तो दोस्तों आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अब सीमा हैदर की खुलेगी पोल। पाकिस्तान आर्मी में शामिल उसके भाई की तस्वीर आई सामने। बताते भारतीय युवक सचिन के प्यार में सरहद पार कर अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर मुश्किलों में गिरती जा रही है। यूपी एटीएस ने उससे लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की और कई सवालों के जवाब तलाश रही है। इसी बीच पता चला है कि सीमा हैदर का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। अब सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई कराची में पोस्टेड था, उसका नाम आसिफ है और फिलहाल आसिफ ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं गुलाम हैदर ने यह भी बताया कि सीमा का चाचा गुलाम अकबर इस्लामाबाद में है और आर्मी में किसी बड़े पद पर है। सीमा के पहले पति ने यह भी दावा किया है कि वो आसिफ से मिल भी चुका है और दोनों की बातचीत भी होती है। बता दें कि एटीएस की पूछताछ में और भी कई जानकारियां सामने आई है। पाकिस्तानी अथॉरिटी को सीमा ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें उसने अपने माँ बाप को लालची बताया था। उसमें सीमा ने कहा था कि मेरे माँ बाप लालची हैं, इसलिए वो आवारा किस्म के लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं। सीमा ने उसमें यह भी बताया था कि इसी वजह से वो घर से भाग गई थी और गुलाम हैदर से शादी रचाई थी। उससे लगा था कि गुलाम हैदर खुश रखेगा। तो वहीं अभी तक की पूछताछ में एटीएस सीमा के दिए तमाम बयानों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। बता दें कि सोमवार को एटीएस की नोएडा यूनिट ने सीमा सेक्टर 94 में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल से लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को फिर एटीएस दफ्तर में सीमा हैदर से पूछताछ हो गई और इसे एटीएस के एसपी लीड कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एटीएस की पूछताछ के दौरान सीमा हैदर के पाकिस्तानी पहचान पत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस की टीम पहचान पत्र को लेकर भी सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। दोस्तों सीमा हैदर का ये पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में जारी किया गया था। अधिकारी सीमा हैदर से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी देरी से उसने पाकिस्तानी नागरिकता पहचान पत्र क्यों बनवाया, जबकि ऐसे पहचान पत्र तो जन्म के साथ ही बनवा दिए जाते हैं, जो कि दोस्तों एक सबसे बड़ा पकड़ने वाला पॉइंट है, सबसे बड़ा डाउट वाला पॉइंट है दोस्तों, कि आजकल बच्चों के जन्म से ही उसके पहचान पत्र बना दिए जाते हैं। हद से हद 3 से 4 सालों में ही पहचान पत्र बन जाते हैं, शुरुआती 3 से 4 सालों में। लेकिन सीमा हैदर ने पिछले साल ही ये आईडी क्यों बनवाया? जी हाँ दोस्तों और भी बहुत से खुलासे जो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आपको बता दें, इससे पहले भी सीमा हैदर दिल्ली एनसीआर में कई युवकों से फोन पर बातचीत कर चुकी है और एटीएस अधिकारियों को सीमा हैदर के कॉन्फिडेंस और रटे रटाए एक जैसे जवाबों से भी शंका हो रहा है। वो बिना अटके जवाब दे रही है, एक जवाब को बिना सोचे समझे तुरंत दे रही है दोस्तों, और वही चीज बार बार रिपीट कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सीमा हैदर से राज उगलवाने के लिए एटीएस प्लान बी के तहत उससे सवाल जवाब करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में सीमा हैदर कोई बहुत बड़ी आतंकवादी एजेंट है या फिर वो वही है जो पूरी दुनिया देख रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों, भारत की जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी। बहरहाल अभी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है दोस्तों, जो हमने आपको बताया है कि ये सारी चीजें हैं सीमा हैदर के साथ, आईडी से लेकर के बहुत सारी चीजों को लेकर बताइएगा जरूर। देखते हैं हमारी भारत की जनता किस पर
मेजोरिटी में सबसे ज्यादा क्या राय है, क्या ये वाकई में आईएसआई एजेंट है या फिर वाकई में अपने प्यार को पाने के लिए वो पाकिस्तान से भारत आई है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर कोरिया में भागकर घुसा अमेरिकी सैनिक किम जोंग उनकी सेना ने पकड़ा, चक्रव्यूह से निकाल पाएंगे क्या जो बाइडेन, मच गया बवाल। बता दें उत्तर कोरिया ने एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई सामान्य नागरिक नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का सदस्य है। इस क्षेत्र की निगरानी कर रही संयुक्त राष्ट्र कमान ने मंगलवार को अमेरिकी नागरिक के हिरासत में होने की पुष्टि की है। अमेरिका इस कमान को लीड करता है। उत्तर कोरिया की सेना ने अमेरिकी नागरिक को अवैध तरीके से सीमा पार करके देश में घुसने के कारण हिरासत में लिया है। संयुक्त राष्ट्र कमान मामले को सुलझाने के लिए उत्तर कोरिया के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की कमांड ने पहले अपने बयान में कहा कि जॉइंट सिक्योरिटी एरिया के ओरिएंटेशन टूर पर एक अमेरिकी नागरिक बिना इजाजत डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके में बॉर्डर को पार कर गया। हमारा मानना है कि वो इस समय डीपीआरके की हिरासत में है और इस घटना को सुलझाने के लिए हम उत्तर कोरिया की सेना के अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैनिक ने स्थानीय समय के मुताबिक 3:27 पर बॉर्डर क्रॉस किया था। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने कहा कि वो अभी इस टूर का हिस्सा था और इसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा कि वो सभी लोग एक इमारत में गए थे, तभी एक शख्स अचानक से कुछ बिल्डिंग्स के बीच जोरदार आवाज के साथ दौड़ गया। प्रत्यक्षदर्शी ने आगे कहा कि शुरुआत में तो इस पर कंफ्यूजन था, लेकिन सैन्य कर्मियों ने उस व्यक्ति की हरकत पर कुछ सेकंड के अंदर ही प्रतिक्रिया दी। पहले मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आया तो हमें समझ आ गया कि स्थिति कुछ और ही है। कोरिया के सीमावर्ती गांव पनमुनजोम का दौरा करने के दौरान ये घटना हुई है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या इस अमेरिकी सैनिक को अमेरिका या जो बाइडेन छुड़वा पाता है या फिर उत्तर कोरिया इसको कोई कड़ा सजा देता है। जिस प्रकार से उत्तर कोरिया जाना जाता है, किम जोंग उनको पूरी दुनिया जिस प्रकार से जानती है, दोस्तों क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में 20 दिन बाद भंग हो सकती है नेशनल असेंबली। नवाज और जरदारी की पार्टियों में बनी सहमति। बता दें पाकिस्तान में 8 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाएगा। 13 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीएम की दो सबसे अहम पार्टियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन ने इस पर मुहर लगा दी है। नेशनल असेंबली का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को पूरा होने वाला है। यदि 8 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग हो जाती है तो अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते में जनरल इलेक्शन कराए जा सकते हैं। पाकिस्तानी अखबारों की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 9 और 10 अगस्त पर भी चर्चा हुई, लेकिन संसद के निचले सदन को जल्द भंग करने में किसी भी बाधा से बचने के लिए 8 अगस्त को मतदान करने का फैसला किया गया। दरअसल पाकिस्तान संविधान के मुताबिक सरकार जब नेशनल असेंबली को भंग करने का प्रस्ताव पास करती है तो इसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति प्रस्ताव मंजूर नहीं करता तो 48 घंटे के बाद नेशनल असेंबली भंग मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को कर सकते हैं संबोधित। 19 सितंबर से शुरू होगी UNGA। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ जारी वक्ताओं की एक अनंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा 19 सितंबर 2023 को शुरू होगी, जिसमें ब्राजील सत्र का पारंपरिक रूप से पहला वक्ता होगा। उसके बाद अमेरिका होगा। महासभा के 78वें सत्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा के लिए वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार भारत के शासनाध्यक्ष 22 सितंबर की दोपहर में सत्र को संबोधित करेंगे। जी हाँ, सूची अनंतिम है और अगले कुछ हफ्तों में कार्यक्रम और वक्ताओं में बदलाव की संभावना है। इस तरह सूची अद्यतन होती रहेगी। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवांस में ही ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने के लिए। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी हिंदुओं में डर का माहौल। सिंध के मंत्री ने सीमा हैदर पर धमकी देने वाले डाकुओं से लगाई अब ये गुहार। आपको बता दें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा अपना घर परिवार छोड़कर अपने प्रेमी सचिन के पास रहने भारत आ गई। इसको लेकर पाकिस्तान के एक वर्ग में काफी ज्यादा आक्रोश है। पाकिस्तान के डकैत रानो शार के मंदिरों पर हमले की धमकी के बाद बीते रविवार को सिंध के काशमोर के एक मंदिर पर जमकर हमला हुआ। सिंध में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को देखते हुए सिंध के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जियान चंद्र एस रानी ने डकैतों से आग्रह किया है कि वे हिंदू समुदाय को नुकसान
नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों, पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सिंध के मंत्री ने यह अपील सिंध प्रांत के विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए किया है। विधानसभा में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQMP के विधायक मंगला शर्मा ने कहा है कि सिंध के नदी क्षेत्रों में रहने वाले भारी हथियारों से लैस डाकुओं ने सिंध में एक मंदिर पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मंदिर पर हमले की घटना के बाद से हिंदू समुदाय में डर का माहौल है। कृपया करके हिंदू समुदाय को नुकसान ना पहुंचाए। उस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके हमको नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को डाकुओं से अनुरोध करना पड़ रहा है कि आप हमें नुकसान ना पहुंचाए, जबकि शहबाज सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए था दोस्तों, कि वो उन हिंदुओं के सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगता तो ऐसे है जैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र की सरकार नहीं बल्कि डाकुओं की सरकार, और ऐसा लगता ही नहीं दोस्तों, वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को पाकिस्तान की हकीकत पता चल सके दोस्तों। तो व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भी माना भारत की नेतृत्व क्षमता का लोहा। बता दें, अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा है कि अमेरिका G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करता है। कर्ज के मुद्दे पर भारत ने गजब की नेतृत्व क्षमता दिखाई है। जेनेट येलेन ने भी भारत की नेतृत्व क्षमता का लोहा मानते हुए सोमवार को G20 की बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत की नेतृत्व क्षमता काबिल तारीफ है और हम आगे भी सहयोग जारी रखेंगे। जी हाँ, येलेन ने कहा कि दुनिया आज देख रही है कि G20 वैश्विक चुनौतियां जैसे पर्यावरण बदलाव, महामारी से निपटने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकासशील देशों की मदद कर रहा है। जेनेट येलेन ने बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक के दौरान हम कुछ अहम कदम उठा सकेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज के मुद्दे पर भारत की नेतृत्व क्षमता कमाल की रही है। साथ ही साथ बहुपक्षीय कर्ज की पुनर्संरचना पर भारत ने G20 देशों का काफी सहयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में येलेन को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा भारत की इतनी तारीफ करने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां जिसको पाकिस्तान ने पाला अब वही तालिबान दे रहा है इसको धमकी। पाकिस्तान का भविष्य क्या? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही TTP की पनाहगार, हमसे कोई लेना देना नहीं। अफगान तालिबान का भारी पलटवार। बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संबंधों में कड़वाहट बदल गई है। इस्लामाबाद के सीमा पार आतंकवाद के आरोपों और युद्धग्रस्त देश में TTP आतंकवादियों की मौजूदगी का काबुल में तालिबान शासन ने आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि TTP अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जबकि टॉप पाकिस्तानी सैन्य कमांडरों ने तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया है। तालिबान का कहना है कि TTP के पास न केवल सीमा पार पनाहगाह है बल्कि लेटेस्ट हथियारों तक भी उसकी पहुंच है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं, लक्षित हमलों, आत्मघाती विस्फोटों और हत्याओं में वृद्धि ने सैन्य प्रतिष्ठान और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। TTP आतंकवादी सिलसिलेवार हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अन्य आतंकी गुटों ने भी समूह से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान का दावा है कि देश में सक्रिय TTP आतंकवादी और समूहों को अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान ने देश में समूह और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की कमी के लिए तालिबान शासन की आलोचना भी की है। जी हाँ, अब स्थिति ये हो चुकी है कि तालिबान जैसे आतंकी संगठन जिसे कभी पाकिस्तान ने पाला पोसा वहीं अब सबक सिखाने जैसी धमकी दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य अधर में लटका दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ना घर का ना घाट का इस प्रकार का बन चुका है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां चीन ने ताइवानी सीमा में फिर कर दी घुसपैठ। 11 चीनी सैन्य विमान व 6 नौसैनिक जहाज किए गए ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने ताइवानी सीमा में फिर एक बार घुसपैठ करने की हिमाकत कर दी है। ताइवान ने सोमवार को देश भर में 11 चीनी सैन्य विमानों और 6 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया। ताइवान न्यूज ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND का हवाला देते हुए बताया है, चीनी विमानों और नौसैनिक जहाजों को रविवार यानी 16 जुलाई सुबह 6 बजे से सोमवार 17 जुलाई सुबह 6 बजे के बीच ट्रैक किया गया। MND के अनुसार ताइवान ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधि पर नजर रखने के लिए विमान, नौसैनिक जहाज और भूमि आधारित मिसाइल सिस्टम भेजकर जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भारतीय शख्स को पाकिस्तान में मौत तक जेल में रहने की सजा और यहां सीमा हैदर देती रह गई इंटरव्यू। बता दें, भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है।
जब बात जासूसों की खातिरदारी की आए तो इस मामले में भी एक जमीन आसमान के अंतर वाली तस्वीर ही दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में मई महीने से रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर 2 महीने बाद गिरफ्तार हुई, लेकिन जमानत दे दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी है जिसमें मध्य प्रदेश का रहने वाला 36 साल का प्रसन्नजीत रंजारी बीते 5 साल से लापता था। अब पता चला है कि वो लाहौर की कोट लखपत जेल के ब्लॉक 4 में बंद है। उसे यहाँ जासूसी के आरोप में रखा गया है। एक पूर्व भारतीय कैदी ने उसके परिवार को इसकी सूचना दी थी। उसने कहा कि वो अपने बेटे की तरह पाकिस्तानी जेल में उसकी देखभाल किया करता था। दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो इन मामलों में भी पाकिस्तान और भारत के बीच जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ भारत में जल्दी किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिर्फ भारत होने के नाते उसको जेल में डाल दिया गया, वो भी मौत की सजा से पहले। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैं आपकी इस पर जो भी राय हो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां कतर से भी भयानक प्रतिबंध लगाऊंगा। जी हाँ, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रपति को दी थी खुली धमकी। बता दें, खाड़ी के 2 मुस्लिम देश इस समय एक दूसरे के कट्टर बन चुके हैं दोस्तों, विरोधी बन रहे हैं। अमेरिका के कम होते प्रभाव के बीच अब दोनों वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। ये देश है सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल पत्रकारों से बातचीत में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच बढ़ती दूरियों के बीच ये धमकी आई है, जो क्षेत्रीय नीति और ओपेक के सीमा से जुड़े मतभेद दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में क्राउन प्रिंस ने पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की थी। उन्होंने यूएई को अपनी डिमांड की एक सूची भेजी थी और चेतावनी दी थी कि अगर यूएई ने क्षेत्र में सऊदी अरब के हितों को कमजोर करना जारी रखा तो वो उसके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां सीरिया में अमेरिकी वॉर प्लेन के करीब आया रूसी फाइटर जेट, मच गया हड़कंप। बता दें, अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एक रूसी फाइटर जेट ने सीरिया के ऊपर अमेरिकी सर्विलांस प्लेन के करीब से उड़ान भरी। इसके बाद अमेरिकी सर्विलांस प्लेन में टर्बुलेंस पैदा हो गई और प्लेन में बैठे 4 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि घटना रविवार यानी 16 जुलाई दोपहर की है। हाल के हफ्तों में सीरिया में अमेरिकी और रूसी विमानों के बीच कई बार सामना हुआ है, इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई है। अधिकारियों ने बताया कि रूसी सुखोई 35 फाइटर जेट ने अमेरिकी चालक दल की MC-12 प्लेन के संचालन को बाधित करने की कोशिश की थी। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन को बताया बेवकूफ, कहा वो मेरे पीछे पड़ा है। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिकी टीवी न्यूज शो रियल अमेरिका वॉइस के होस्ट वेन एलिन रूट को एक इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को बेवकूफ आदमी तक कह डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी शो के दौरान टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं कभी भी बाइडेन के पीछे नहीं पड़ा, जबकि मैं ऐसा कर सकता था। मैंने इसलिए ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति पद का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन एक बदमाश, चोर और नीच व्यक्ति है, वो एक मूर्ख व्यक्ति है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को बेवकूफ कहने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप लगाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी संभव हो सकता है, वो भी किसी बकवास से मुद्दे को लेकर। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन में सबसे अच्छा राष्ट्रपति कौन है? साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी के विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, बेंगलुरु से लौट रहे थे दिल्ली। बता दें, विपक्षी एकता की दूसरी बड़ी बैठक आज बेंगलुरु में हुई। इस बैठक में 26 विपक्षी दल शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस ने की थी। इस बैठक के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी विमान के जरिए वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी उनके विमान में तकनीकी खराबी नोटिस की गई। इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फ्लाइट भोपाल में एयरपोर्ट पर लैंड हुई। भोपाल में इस वक्त मौसम भी खराब है, तो दोनों नेता भोपाल एयरपोर्ट के VIP लाउंज में मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे अब सामान इंडिगो की फ्लाइट से रात 9:30 बजे ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर, सियासी लड़ाई अब इंडिया बनाम भारत पर आ चुकी है। बीजेपी ने घेरा तो कांग्रेस ने अब दे दी है ये सफाई। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में 26 विपक्षी दल इंडिया नाम के गठबंधन के साथ उतरेंगे और ये गठबंधन यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जगह लेगा। कांग्रेस समेत 26 पार्टियों के इस गठबंधन का मुख्य एजेंडा बीजेपी के गठबंधन NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को टक्कर देना है। लेकिन अब लड़ाई इंडिया और भारत के बीच आ चुकी है। जी हाँ, बेंगलुरु में हुई मीटिंग में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया है, यानी INDIA तय किया है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट या डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बताई गई है। विपक्षी बैठक के बाद से इस नाम की चर्चा शुरू हो गई है, जहां विपक्षी दल इसे टीम इंडिया बता रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने नाम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम पर निशाना साधते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि हमारा सभ्यतागत संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया रखा और कांग्रेस ने इसे सही मान लिया। हमें खुद को इस औपनिवेशिक विरासत से मुक्त कराना होगा। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि इंडिया के लिए कांग्रेस और भारत के लिए मोदी। इस पर दोस्तों आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां देश जानता है विपक्ष किस गोंद से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी का विरोधियों पर बड़ा प्रहार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आ चुके हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने राजग के सभी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजग अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत खूबसूरत इंद्रधनुष है। ये देश के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है देश को विकसित बनाना है, लोगों की सुरक्षा का एहसास दिलाना, ये एनडीए का लक्ष्य है। हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता के साथ बने हैं वो कभी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नियत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां आ गई बड़ी खबर बैंकों को लेकर। सरकारी बैंकों पर मंडरा रहा निजीकरण का खतरा, जल्द हो जाएंगे प्राइवेट। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंक में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका अकाउंट भी देश के किसी भी सरकारी बैंक में है, तो अब एसबीआई, पीएनबी समेत सभी बैंकों पर निजीकरण यानी बैंक प्राइवेटाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है। इस बारे में एआईबीओसी ने जानकारी दी है। देश में बैंक अधिकारियों के शीर्ष निकाय अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ यानी एआईबीओसी ने मंगलवार को कहा कि समाज में आर्थिक विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वास्तव में निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है। एआईबीओसी ने जानकारी देते हुए यानी उनके महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वास्तव में निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है। ये एक वैचारिक संघर्ष है जिससे ऐसी वैकल्पिक विचारधारा के जरिए दूर किया जा सकता है जो बड़ी आबादी के कल्याण को प्राथमिकता देती हो। ऐसे में दोस्तों ये थे तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी